हेलो साथियों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। ये आपका बिल्कुल बेसिक से आपको 11th क्लास की फिजिक्स करवाई जा रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो इसको अच्छे से अपने कर रहे हैं। तो जो भी बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट वीडियोस के लिए। आज का जो अपना बेसिक टॉपिक है उसमें अपने जो भी अभी तक एसआई मात्रक पढ़े थे उन एसआई मात्रकों के अंदर उनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं, उनको परिभाषित करते हैं कि किस तरीके से एसआई मात्रक होता है। सबसे पहले अपने परिभाषित करते हैं 1 मीटर को। 1 मीटर क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? 1 मीटर कहलाती है। ये कहाँ से आता है? ये जो अपने पास संख्या है 299 792 458, वो वहीं से आती है। 3 × 10⁻⁸ जो अपने प्रकाश का वेग लेते हैं वो अपने पास 2.99729 × 10⁻8 होता है। उसको अपने लगभग क्या लेते हैं? 3 लेते हैं। अगर इसको अपने देखो, एक जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल का मतलब है कि प्रकाश जो अपने पास है 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेता है? 1 सेकंड समय लेता है। और अपने को वही करना है कि 1 मीटर चलने में कितना समय लगा, तो 1/3 × 10⁸ उसी को अपने लिखते हैं 1/299 792 458 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक जो अपने पास मीटर कहलाती है। ये दूसरी परिभाषा भी इसमें दी गई, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद 1 किलोग्राम की पुरानी परिभाषा यही थी कि अपने पास अंतरराष्ट्रीय मानक ब्यूरो के अंदर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक मानक बैलन रखा गया है। ये जो अपने पास मिश्र धातु है उसका एक बैलन रखा गया है, उसका जो द्रव्यमान है उसको अपने 1 किलो मानते हैं। लेकिन अभी इसकी परिभाषा चेंज कर दी गई है। वो अपने पास ये कहता है कि जो प्रकाश की एनर्जी होती है E = H न्यू। अब उसके अंदर अपने पास एच का मान रख देते हैं और अपने पास इसके अंदर जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऊर्जा का मान है उसमें मीटर का मान रख करके, सेकंड का मान रख करके, और उसके आधार पे अपने इसका क्या ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो ये वाली परिभाषा अपने पास, इसी को अपने क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास इसमें प्रकाश की एनर्जी का जो अपने पास है E = H न्यू के आधार पे अपने जो नई किलोग्राम की परिभाषा दी गई है। एक अन्य परिभाषा में अपने क्या बोल सकते हैं कि अपने पास 6C12 यानी कि कार्बन 12 के 5 × 10⁻25 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये अपने पास अलग अलग की परिभाषा अलग अलग के आधार पे अपने इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने जो डेफिनेशन है वो अपने पास 1 सेकेंड की। 1 सेकेंड क्या होता है? ये अपने पास सीजियम 133, इसको स्पेशली परिभाषित किया गया है किसके द्वारा? सीजियम 133 के द्वारा। सीजियम 133 की जो अपने पास है मूल अवस्था के दो सूक्ष्म स्तरों के बीच होने वाले संक्रमण, कितने कंपन? 91 92 63 17 70। आपको ये मोबाइल नंबर याद रखना है। कौन सा? 91 92 63 17 70। इतने कंपनों में जो अपने पास सीजियम 133 परमाणु है उसकी मूल अवस्था के जो दो सूक्ष्म स्तर है उसके बीच संक्रमण होने के लिए उसको कंपन कितनी चाहिए? 91 92 63 17 70। इतने कंपनों में लगा समय कितना होता है? 1 सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास एक एम्पियर। एक एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में रखे तारों के मध्य, कितने मीटर दूरी पर? 1 मीटर दूरी पर रखे अनंत लंबाई के दो समांतर तार। आपको ये देखना है कि दो समांतर तार इस तरीके से है, इनकी लंबाई कितनी है? अनंत लंबाई है। और इनके जो अपने पास प्रति एकांक लंबाई पर जो अपने मान लीजिए इसमें धारा आई प्रवाहित कर रही है। धारा तो इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है? अपने मान के चलते हैं कि धारा आई प्रवाहित हो रही है। लेकिन उस धारा आई प्रवाहित होने पर इनके ऊपर क्या लगता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बल लगता है। तो अपने पास बल का मान है प्रति एकांक लंबाई। आपको सीधा बल का मान नहीं है, बल बटा लंबाई। प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लग रहा है उसका मान कितना होना चाहिए?
2 × 10⁷ न्यूटन यदि उनके ऊपर बल लग रहा है, प्रति एकांक लंबाई के ऊपर बल लग रहा है, तो वो जो अपने पास धारा प्रवाहित हो रही थी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। देखो तारों की लंबाई अनंत है, दो समांतर तार है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ऐसे तारों में मान लीजिए धारा आई प्रवाहित हो रही है, और आई धारा प्रवाहित होने पर उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो अपने पास कितना, एकांक लंबाई का, एकांक लंबाई का जो बल है वो 2 × 10⁷ न्यूटन हो, तो अपने पास जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसको अपने बोलते हैं कि वो 1 एम्पियर धारा थी। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि दो अपने पास अनंत लंबाई के तार है, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी के ऊपर रखे गए हैं, उनकी लंबाई की तुलना में उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो नगण्य है, तो उनके मध्य, तो जो उसके तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होता है, 2 × 10⁷ न्यूटन होता है। ये अपने पास एम्पियर की परिभाषा आ गई। ये अपने पास क्या है, 7 जो एसआई मात्रक थे उनको परिभाषित किया गया कि अपने इन्हीं को 1 मीटर बोलेंगे और अपने इन्हीं को 1 सेकंड बोलेंगे, कितने समय को 1 सेकंड बोलते हैं, वो सारी परिभाषाएं इसको परिभाषित यहाँ पे कर दी। नेक्स्ट है एक केल्विन। एक केल्विन वह ताप होता है जो उष्मागतिकी के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिकी ताप का 1/273.16, ये वाला अच्छा पॉइंट है अपने पास। देखिए कि आपको क्या बताना है, उष्मागतिकी ताप है वो कितना होना चाहिए, तो जल का त्रिक बिंदु है, जल का त्रिक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अपन लिखते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन, इतना ताप है। अगर आपने इसको परिभाषित करें कि अपने पास जो जल का त्रिक बिंदु है उसको यदि अपने 273.16 से भाग कर देंगे, एक क्वेश्चन ध्यान से सुना इसके पैसा, जल के त्रिक बिंदु, ये अपने पास जल का त्रिक बिंदु है, इस जल के त्रिक बिंदु का भाग कितना करना है अपने को, जल के त्रिक बिंदु का 1/273.16, यानी कि इतने से भाग करते हैं, ये जो मान आएगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 केल्विन के बराबर हो जाएगा। ये केल्विन की परिभाषा थी। अब जल का त्रिक बिंदु होता क्या है, त्रिक बिंदु होता क्या, वैसे भी त्रिक बिंदु का मतलब होता है जिस पॉइंट के ऊपर द्रव की तीनों अवस्थाएं यानी कि ठोस, गैस और द्रव एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, आपको दाब परिवर्तित करके, या अपने पास जो भी अपने पास है दाब, ताप को परिवर्तित करके अगर इस तरीके की कंडीशन हो सकती है, तो वो तीनों अवस्थाएं जिस बिंदु पर एक साथ प्राप्त की जा सकती है उसको अपने बोलते हैं जल का त्रिक बिंदु। तो ये अपने पास जल के त्रिक बिंदु का कितना हो जाएगा, 273.16 वहां। उसके बाद में कैंडेला है, इसको बस वैसे ही याद रखना है कि अपने पास कृष्णिका, कृष्णिका होती है अपने पास ब्लैक बॉडी, जो अपने पास सिर्फ तरंगों को क्या करती है, अपने वाली आने वाली सभी तरंगों को, जो भी अपने पास प्रकाश आ रहा है उन सभी को अवशोषित कर लेती है। अब उसके लंबवत दिशा में, तल के लंबवत दिशा में 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता, 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का मान 1 कैंडेला होता है, जबकि कृष्णिका का तापमान कितना होना चाहिए, 2046 केल्विन होना चाहिए, और दाब कितना होना चाहिए, 1 एटीएम दाब होना चाहिए। 1 एटीएम का मतलब अपने पास 1 एटीएम नहीं, सॉरी, हाँ 1.01, ये इस तरीके से 1.01325 × 10⁵, 1.013 × 10⁵, ये वायुमंडलीय दाब होता है, ये वायुमंडलीय दाब होता है 13 × 10⁵ पास्कल, ये अपने पास वायुमंडलीय दाब होता है। इसका मान अपने पास क्या होता है, 1 कैंडेला होता है। यानी कि कृष्णिका का जो भी क्षेत्रफल है उसकी 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता क्या कहलाती है, 1 कैंडेला कहलाती है, जबकि उसका ताप कितना होना चाहिए कृष्णिका का, 2046 केल्विन, और दाब कितना होना चाहिए, 1 एटीएम। नेक्स्ट अपने पास देखिए एक मोल, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें मूल अवयवों में उतनी संख्या होती है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के अणुओं की संख्या होती है, और ये संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो अपने कह सकते हैं कि किसी भी जो अपने पास पदार्थ है उसकी मात्रा में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होनी चाहिए, या अपने बोल सकते हैं कि उसमें परमाणुओं की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित होती है।
कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या होती है उतनी संख्या में किसी भी पदार्थ के अणुओं की संख्या होती है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल होगा। नेक्स्ट जो अपने पास दो पूरक मात्राएं थे, एक अपने पास आता है रेडियन और एक अपने पास आता है स्टेरेडियन। रेडियन जो अपने पास है वो है समतल कोण का मात्रक। इसका मात्रक है रेडियन। रेडियन है अपने पास समतल कोण का। अब एक अपने पास होता है समतल कोण, एक अपने पास होता है घन कोण। देखिए, एक रेडियन वह कोण है जो वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप अंतरित करता है। इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये अपने पास कोई भी रेखाखंड है, इस रेखाखंड के दोनों बिंदुओं से किसी भी बिंदु पर जो अंतरित कोण होता है उसको अपने बोलते हैं समतल कोण। किसी भी रेखाखंड के दो बिंदुओं द्वारा किसी एक बिंदु पर जो अंतरित कोण होता है उसको अपने बोलते हैं रेखाखंड और सॉरी समतल कोण। अब वो जो समतल कोण है वो अपने पास तल में होगा। अब देखिए इसका मान कितना करना है, एकांक करना है। कोण बराबर क्या होता है, चाप। ये अपने पास चाप मान लेते हैं ds और ये इसकी त्रिज्या है r। तो कोण बराबर हो गया चाप बटा त्रिज्या और बराबर क्या हो गया थीटा। अब अगर अपने ये कह रहे हैं कि वह कोण जिसकी त्रिज्या और चाप बराबर, अगर चाप और त्रिज्या बराबर हो गई तो इसका मान कितना हो गया, 1। तो अपने कह सकते हैं कि एक रेडियन वह कोण है जो चाप और त्रिज्या के बराबर जो अपने पास होता है, वर्त के केंद्र पे जो अंतरित कोण करता है। अगर मान लीजिए अपने इसको वर्त को इस तरीके से बनाते हैं तो इसका ये जो कोण है इसकी त्रिज्या r है और इसका चाप भी अगर r है तो दोनों के द्वारा अंतरित कोण, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कि r बटा r कितना हो जाएगा, 1। तो अपने कह सकते हैं एक रेडियन वह माप है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण होता है। नेक्स्ट अपने पास होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन रेडियन अपने पास समतल कोण का मात्रक है। रेडियन क्या है, समतल कोण का मात्रक है। और जो स्टेरेडियन है वो अपने पास होता है घन कोण का मात्रक। अब देखिए घन कोण क्या होता है। अभी तक तो अपने पास क्या था, जो अपने पास रेखाखंड द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण है। अब अपने कहते हैं किसी भी क्षेत्रफल द्वारा कि किसी भी बिंदु पर जो अंतरित कोण होगा, इसके सभी बिंदुओं को मिलाया जाए, किसी भी क्षेत्रफल द्वारा एक बिंदु पर जो अंतरित कोण होगा उसको अपने बोलते हैं घन कोण। देखिए अपने पास इस तरीके से जो अपने पास आइसक्रीम के लिए सॉफ्टी होती है, उसके ऊपर का जो वर्ताकार भाग होता है, ऊपर का जो वर्ताकार भाग होता है उसके द्वारा जो भी अपने पास सभी बिंदुओं को मिलाने पर एक बिंदु पर जो कोण बन रहा होता है वो अपने पास बनता है घन कोण। और जो अपने पास घन कोण होता है वो अपने पास क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल द्वारा अंतरित कोण होता है। अपने ये कह सकते हैं कि समतल कोण होता है वो तो किसी रेखा द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण होता है, जबकि घन कोण किसी भी क्षेत्रफल द्वारा किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण होगा। क्षेत्रफल अंतरित कोण करेगा तो वो क्या हो जाएगा, घन कोण। अब इसकी जो अपने पास सूत्र बनता है वो देखिए किस तरीके से बनता है। तो अपने पास ये देखिए ये हो गया डी ओम, इसको अपने ओमेगा से लिख रहे हैं अपने पास। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए। डी ए अपने पास हो गया क्षेत्रफल और बटा में क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल बटा में दूरी का स्क्वायर क्या बन गया, घन कोण बन गया। तो ये अपने पास हो गए सभी जो अपने पास मात्रक थे, ऐसा ही मात्रक। उसके बाद देखिए कुछ अपने पास लंबाई और द्रव्यमान के अपने पास संबंध दिए गए हैं। इनको अपने को क्या करना है, सीधा ध्यान में रखना है कि कौन से में कितना संबंध होता है। ये अपने पास जो भी अपने को संबंध दे रखे हैं उनको अपने को ध्यान में रखना है। जैसे 1 इंच में क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है, या 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, या अपने पास बोल सकते हैं कि 5280 फीट होते हैं। और इसमें जो अपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाले, याद रखने वाले हैं वो है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, और इसका मान जो अपने पास आएगा प्रकाश वर्ष प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। तो ये अपने पास जो नेक्स्ट है एक पारसेक का मान होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16, और इसका होता है प्रकाश वर्ष का होता है 10 की पावर 15। ये लंबी दूरियों के मात्रक है। उसके बाद में एक स्लग होता है, एक 14.57 किलोग्राम,
और 1 मीटर टन होता है, यानी कि 1 टन होते हैं जिसको अपने टन बोलते हैं, वो होता है 10 क्विंटल के बराबर। और उसके बाद 1 पौंड, ये अपने पास बहुत सी बार यूज होता है, जैसे अपने केक यूज करते हैं पौंड के रूप में, उसका मतलब होता है 453 ग्राम, 1 पौंड का मतलब। तो एक चंद्रशेखर सीमा होती है, ये सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा, 2 × 10⁻³ किलोग्राम। ये अपने पास सूर्य का द्रव्यमान होता है, उसका कितना होता है, 1.4 गुना होता है। तो ये अपने पास थे दूरी से संबंधित और द्रव्यमान से संबंधित मात्रक। नेक्स्ट आता है समय से। समय के अंदर नॉर्मली जो अपने मात्रक है वो यूज करते हैं घंटा, एक सौर दिवस, वर्ष, चंद्रमास है। चंद्रमास के अंदर देखना कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो 28 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे औसत लेते हैं तो ये कितने आते हैं, 27.3 दिन के बराबर लिया जाता है एक चंद्रमास। उसके बाद कौन से संबंधित है, इसके बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं अपने पास। 1 डिग्री, 1 डिग्री के अंदर देखिए रेडियन कितने होते हैं, अपने को पता है पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई बटा 180, और इसका मान होता है अपने पास 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ये अपने पास कितना होता है, 1 डिग्री का मान, पाई बटा 180 का मान। दूसरा अपने बोलते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसी तरीके से 1 डिग्री में 60 आरक मिनट होते हैं। और उस 1 मिनट का मान हो जाएगा, अगर डिग्री को 60 से भाग दे देंगे तो 60 से भाग देने पर उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। और उसके बाद आता है सेकंड। सेकंड का मतलब ये होता है कि अपने पास जो भी मिनट आया था उसको भी क्या करते थे, 60 से भाग दे देती है, तो 1 आरक सेकंड में मान आ जाएगा। तो ये अपने पास थे डिग्री से संबंधित जो भी अपने पास संबंध है वो अपनों ने कर लिए हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल देखिए अपने पास, बहुत ही आसान सा है कि अपने पास एक गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है, तो इसका मान फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में कितना होगा, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। अपने को पता है ये अपने पास 9.8 मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर है। तो अब अपने इस मीटर को किस में बदलना है, फीट। अब 1 मीटर में कितने होते हैं, 3.28 फीट। तो अपने इसको किससे गुणा कर देंगे, 3.28 से, बटा में सेकंड स्क्वायर वैसे का वैसे पड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, फीट बटा में सेकंड स्क्वायर, और इसका मान आ जाएगा 32.14 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत ही आसान सा है। अब सिर्फ अपने को क्या करना है, मीटर को फीट में बदलना था, ये चीज ध्यान में रखनी। 1 मीटर में कितने होते हैं, फीट 3.28 फीट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए कि एक बेकार घड़ी एक दिन में 8.5 सेकंड पीछे होती है, यानी कि ये घड़ी खराब है, इतनी खराब है कि सिर्फ वो एक दिन में कितना होती है, 8.5 सेकंड ही पीछे रहती है। एक महीने के अंत में कितना वो पीछे हो जाएगी, देखिए एक दिन में 8.5 सेकंड होती है, तो एक महीने में कितने हो गए, 30 दिन। तो 30 को अपने 8.5 से गुणा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, और 255 सेकंड एक मंथ में, या अपने पास बोल सकते हैं कि 4.25 मिनट है, 4.25 मिनट है एक मंथ में, वो उतना क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। एक महीने में 4.25 मिनट पीछे हो जाती है, 255 सेकंड पीछे हो जाती है। इसके बाद का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बीमा। अभी तक अपनों ने राशियां पढ़ी थी, मात्रक पढ़े थे। राशियां क्या होती है, जिनको अपने नाप तोल सकते हैं, और मात्रक क्या थे, उनको मापने के लिए एक निश्चित मानक मान माना गया था, उसको अपने मात्रक बोल रहे थे। उसके बाद आती है बीमाई। बीमाई क्या होती है, जैसे अभी अपनों ने भौतिक राशियों के 2 प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से, एक अपने पास मूल मात्रक पढ़े थे, तो या मूल राशियां होती है उनके हिसाब से, और दूसरे अपने पास होते हैं व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न को अगर प्राप्त करना है, व्युत्पन्न को अगर ज्ञात करना है, तो अपने किससे ज्ञात करेंगे, व्युत्पन्न को ज्ञात करना है तो अपने ज्ञात करेंगे मूल मात्रकों से। तो अपने ये कह सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती है, उन्हीं घातों को अपने क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। जैसे अपने अगर बात करें, मान लीजिए क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई करेंगे। अब लंबाई भी क्या है, दूरी का मात्रक है, चौड़ाई भी क्या है, दूरी का मात्रक है। दूरी को कितनी बार गुणा किया अपनों ने, या अपने पास लंबाई के मात्रक, तो ये दूरी को 2 बार, तो इसलिए अपने कहते हैं जो क्षेत्रफल ए है
तो क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो उसने मीटर पे दो घात लगाई, ये जो घातें लगा रहे हैं वो क्या होती है, बीमा। जैसे आयतन के लिए लगते हैं अपने पास मीटर क्यूब, तो इसका मतलब है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अपने ये कह सकते हैं कि इसका अंदर मतलब ये हुआ कि अपने पास आयतन को ज्ञात करने के लिए मीटर को 3 बार यूज करते हैं। द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए जो अपने पास द्रव्यमान मूल मात्रक है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये तीन अपने पास मेन मूल मात्रक लेते हैं। वैसे दो और लेते हैं जो अपने नॉर्मल राशियां आएगी 11th-12th में, वो आएगी धारा और ताप। धारा को अपने एम्पियर ए से लिखते हैं, ताप को केल्विन के से या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी सारी राशियों को अपने विमाओं के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए ये तो होगी विमा। अपने परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा बहुत ही आसान से, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती है जिन्हें उस भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर घातों के रूप में लगाया जाता है। जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो इसके अंदर दूरी का एक मात्रक आ गया और समय का भाग में एक मात्रक आ गया, यानी कि -1 आ गया। तो इन दोनों से अपने पास, जैसे दूरी का लिख लिया अपनों ने L1, समय का लिख लिया T1, तो वो T बटा में तो वो आ जाएगा -1। तो अपने कह सकते हैं कि चाल की बीमा क्या होती है, एक उसमें दूरी का यूज किया, एक अपनों ने समय का यूज किया, इन दोनों पर घाते लगा करके अपनों ने चाल का मान ज्ञात किया। तो अगर किसी भी भौतिक राशि को विमाओं के रूप में मत व्यक्त करने वाले मात्रकों पर निर्भर नहीं करती, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भौतिक राशि की विमाएं राशि को व्यक्त करने वाले मात्रकों पर निर्भर नहीं करती। मात्रक आप किसी भी प्रकार का लिखो, आप मीटर लिखोगे तो भी आप L1 लिखोगे, आप किलोमीटर लिखोगे तो भी L1 लिखोगे, आप मिलीमीटर लिखोगे तो भी क्या लिखोगे, L1 लिखोगे। द्रव्यमान है, आप किलोग्राम है तो भी M लिखोगे, अगर आपके पास ग्राम है तो भी आप M लिखोगे, पाउंड है तो भी आप क्या लिखोगे, M लिखोगे, M की घात 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बीमाओं की बात की जाए तो वो अपने पास मात्रकों पर निर्भर नहीं करती, वो उस राशि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट अपने पास विमीय सूत्र, वह पर जो यह प्रदर्शित करता है कि व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए कौन सी मूल राशियों के मात्रक प्रयुक्त किए गए, कौन सी घातीय कार्य में प्रयुक्त की गई। जैसे अभी अपनों ने वेग का जो अपने पास दूरी का विमीय सूत्र ज्ञात किया था, तो एक घात उसमें किसकी थी, दूरी की, वो कितनी थी L1, समय की कितनी थी -1। इनको अगर अपने ब्रैकेट के रूप में लिख देते हैं इस तरीके से m0 L1 t -1, इस रूप में लिख देते हैं, तो ये अपने पास क्या बन जाती है, ये विमीय सूत्र बन जाता है। विमीय सूत्र, घातें होती है वो विमा होती है, इन घातों को बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखना क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। और अगर इनको अपने किसी भी भौतिक राशि को बड़े ब्रैकेट के रूप में लिख करके उसके सामने प्रदर्शित कर दिया जाए, उसके सामने प्रदर्शित कर दिया जाए, जैसे अपने पास भौतिक राशि के उस संकेत को उसके विमीय सूत्र के बराबर रख दें, तो प्राप्त समीकरण को अपने क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे वेग का विमीय समीकरण क्या होगा, v = m0 L1 t -1, ये अभी अपन ने ज्ञात किया था L1 t -1, L1 t -1 तो अपन ने अभी ज्ञात किया था। अगर इसको अपने वेग जो चाल है उसके सूत्र को ब्रैकेट के रूप में लिख करके उसके बराबर लिख दें, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, वो अपने पास विमीय समीकरण कहलाता है, वो अपने पास कहलाता है विमीय समीकरण। नेक्स्ट अपने पास देखिए विमाओं की समागमता का सिद्धांत, ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इनको विमाओं का अपने आगे यूज करते हैं ना, तब इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक संबंध के लिए दोनों ओर के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पास तो जितने भी पद उस राशि के अंदर है उन सभी की विमाएं बराबर होनी चाहिए। सभी पदों का मतलब, अगर आपके पास बराबर का साइन आ गया, आपके उनके प्लस का साइन आ गया, और क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, किसी भी प्रकार के ये साइन आते हैं तो उनके जितने भी वो पार्ट बनते हैं उन सभी पार्ट की विमाएं क्या होती है, उन सभी पार्टों की विमाएं बराबर होती है। यही विमाओं की समागमता का सिद्धांत है। अपने उस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं इसी समागमता के सिद्धांत को, कि किसी भी भौतिक राशि को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं बराबर होती है। यदि दो या दो से अधिक राशियों की विमाएं बराबर है तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। एक इसके लिए अच्छा सा एग्जांपल देखिए कि अपने पास v = u + at,
इसमें देखिए v क्या है, अंतिम वेग है। v क्या है, अंतिम वेग है। u प्रारंभिक वेग है। a त्वरण है। t समय है। तो सबसे पहले वेग, वेग की विमा क्या होती है, L1t-1। अभी अपनों ने ज्ञात किया था चाल या वेग के लिए। u की विमा होती है L1t-1। सेम ही है, क्योंकि वो प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, तो वेग वेग ही रहेगा, तो उसकी विमा ये है। अब देखिए त्वरण की विमा, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, त्वरण होता है अपने पास वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि अपने त्वरण को प्रदर्शित कर सकते हैं a इज इक्वल टू वी बाई टी। v की विमा अपने पास है L1t-1, बटा में समय की विमा है t1। t1 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो वो कितना बचेगा, t-2। और ये t-2 अपने इसके अंदर लिख देते हैं, प्लस में करके देखिए, इसको लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके अंदर प्लस लिखते हैं, a की विमा कितनी आ गई, L1t-2। ये a की विमा आ गई, इनटू क्या है, समय, समय की विमा कितनी होती है, t1। अब इनको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को, इस लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसकी विमा भी कितनी आएगी, देखिए L1t-2 प्लस 1 कितना हो गया, t-। तो अब देखिए अपने तीनों पार्ट की विमाएं क्या है, समान है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये अपने पास जो समीकरण था, उस समीकरण के तीनों पार्ट की, उस समीकरण के तीनों पार्ट जिनके बीच में बराबर आया था, या अपने पास जिनके बीच में प्लस आया था, या जिनके बीच में माइनस आया था, उन सभी की विमाएं क्या होती है, बराबर होती है। उन सभी की विमाएं क्या होती है, बराबर होती है। इस तरीके से अपने इनको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीमीय सूत्र ज्ञात करना। अब देखिए बीमीय सूत्र का मतलब, जैसे अपने पास कोई किसी भी राशि की अपने को विमाएं ज्ञात करनी है, विमाएं ज्ञात करनी है, तो अपने को उनका क्या होना चाहिए, फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। तो अब अपने इसको करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो अपने पास विमाओं को, कौन कौन सी राशियों की विमाएं कैसे होती है, अभी तक अपनों ने विमा को परिभाषित किया है। अब जो इसके सूत्र परिभाषित करने हैं, इसका पूरा एक लेक्चर बनेगा। आप देखिए कि अपने पास जितने भी सूत्र आपको 11th और 12th में यूज करने हैं, वो सूत्र आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। उन सभी सूत्रों की विमाएं कैसे ज्ञात करनी है, कैसे याद रखनी है, कौन सी याद रखनी है, कौन सी का कौन सा सूत्र याद रखना है, क्योंकि देखिए राशियों के एक से ज्यादा भी सूत्र हो सकते हैं, तो उनका कौन सा सूत्र याद रखना है, कैसे याद रखना है, कौन कौन से अपने पास सूत्र किस तरीके से याद करते हैं। तो इसके लिए अपने पास नेक्स्ट वीडियोस में एक अलग सी विमाओं का टॉपिक करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैप्टर, इस जो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और 11th और 12th के बच्चों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।